वो सॉल्व किए तो प्लीज आंसर आपका लाइव क्लास जो चैट है उसमें आप लिख सकते हैं, बता सकते हैं कि इनका क्या आंसर आया है, कहीं भी प्रॉब्लम नहीं। तो आज का जो लेक्चर है दैट इज व्हाट है, दैट इज ओम्स लॉ। ओके एवरीवन, ओके। और ओम्स लॉ खत्म करेंगे, उसके बाद अगर जिनसे नहीं बना है तो मैं क्वेश्चन को बताऊंगा। तो सबसे पहले अगर आज टाइम मिलता अपने को तो वो क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे जो पिछले क्लास में हमने आपको लिखवाया था, हाउ में दिया था। आपको मैं ये भी बोला था कि अगर आपसे नहीं बनता है तो उसे हम लोग काउ बनाएंगे। ओके एवरीवन, मतलब CW करेंगे। तो आज का जो लेक्चर है दैट इज व्हाट, दैट इज ओम्स लॉ। ओके एवरीवन, आप 10th क्लास में पढ़कर आए होंगे ओम्स लॉ कि ओम्स लॉ क्या हुआ करता था। तो सब बच्चा याद करके आया करता था कि जो V होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होता है, ठीक है ना, V इक्वल टू IR। ओके एवरीवन, यहाँ भी यही पढ़ेंगे, ठीक है ना, लेकिन कैसे पढ़ेंगे, क्यों पढ़ेंगे, उसकी चर्चा थोड़ी देर से हम लोग करेंगे। आई होप एवरीवन इज ऑनलाइन। ओके, मैं आशा करता हूँ सारे बच्चे ऑनलाइन आ गए होंगे, ठीक है ना। अगर मैं आपको दिख रहा हूँ, आप मुझे सुन पा रहे हो तो प्लीज कमेंट करें चैट बॉक्स में। ओके एवरीवन, ओके। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और आज का टॉपिक जो है उसे स्टार्ट करते हैं। तो दैट टॉपिक इज व्हाट, तो दैट टॉपिक इज ओम्स लॉ। कहीं कोई दिक्कत नहीं, तो लिखा है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ, ये क्या होता है ओम्स लॉ, ये समझेंगे चीजों को। तो आपको पता ही होगा ओम्स क्या कहता है, ठीक है ना, कि वोल्टेज जो किसी भी कंडक्टर में, ठीक है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का करंट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और सारे के सारे फिजिकल कांस्टेंट जो होते हैं कैसे होते हैं, क्या होते हैं, सारे के सारे फिजिकल जो क्वांटिटी होते हैं, ठीक है ना, वो क्या होता है सर, कांस्टेंट रखकर हम क्या करते हैं, किसी भी कंडक्टर में वोल्टेज का मेजरमेंट करते हैं। अगर वोल्टेज बढ़ेगा, ठीक है ना, तो करंट बढ़ेगा, अगर वोल्टेज घटेगा तो करंट घटेगा अकॉर्डिंग टू ओम। ओके एवरीवन, तो सबसे पहले मैं एक कंडक्टर का फोटो बनाता हूं, उसमें मैं वोल्ट मीटर, आर्म मीटर, ओके एवरीवन, वेरिएबल वोल्टेज, इस सारे कहानियां मैं कहकर एक सर्किट बनाता हूं और उसी के ऊपर ओम्स लॉ अप्लाई करूंगा। तो देखते हैं कैसे। फर्स्ट ऑफ ऑल कोई एक कंडक्टर है, ये, हाँ ये क्या है, कंडक्टर है। कंडक्टर मतलब सारे बच्चे जान गए, ठीक है ना, जिससे इलेक्ट्रिक करंट पास करता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। हाँ, ये कंडक्टर को, ठीक है ना, हम क्या करते हैं, एक सप्लाई वोल्टेज देते हैं, ठीक है ना। एक सप्लाई वोल्टेज कैसा है सर, वो सप्लाई वोल्टेज तो वेरिएबल वोल्टेज है। वेरिएबल मतलब इस टाइप से नोटेशन रहेगा जिसमें एरो लगा रहेगा। ओके एवरीवन, ओके। तो ये इस टाइप का वोल्टेज, दिस इज व्हाट सर, दिस इज वेरिएबल वोल्टेज। मैं लिख देता हूं, ये क्या है, वेरिएबल वोल्टेज है, वेरिएबल वोल्टेज। आप समझिए चीजों को सर, ये वेरिएबल वोल्टेज, हाँ वेरिएबल वोल्टेज का नोटिफिकेशन क्या है, कि वोल्टेज तो वोल्टेज का सिंबल तो रहेगा लेकिन उसमें एक एरो रहेगा, दैट इज व्हाट सर, दैट इज वेरिएबल वोल्टेज। कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं सर। अब मैं क्या करता हूं कि यहीं पे एक करंट को मेजरमेंट करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट को लगाते हैं, दैट इंस्ट्रूमेंट इज नोन एज आर्मीटर। ओके एवरीवन, एंड आर्मीटर इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल E। अब क्या करते हैं, ध्यान सुनिएगा, इसी के पैरेलल, इस कंडक्टर के पैरेलल एक और मीटर लगाते हैं। उसको क्यों लगाते हैं सर, क्योंकि उससे आप लोग क्या करेंगे, वोल्टेज को मेजरमेंट करेंगे और दैट मीटर इज नोन एज वोल्ट मीटर। कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो एक क्या किए, इस कंडक्टर में आर्मीटर को मैं रखा और क्या रखा, वोल्ट मीटर को रखा। कहीं कोई दिक्कत नहीं सर, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। ये क्या है, ये कंडक्टर है, ये क्या है, कंडक्टर। मैं लिख देता हूं, ये कंडक्टर है। ये क्या है सर, तो ये वोल्ट मीटर है, वोल्ट मीटर है। ये क्या करता है, वोल्टेज को मेजरमेंट करता है किसी भी कंडक्टर के। अच्छा ये कौन है, तो ये आर्म मीटर है। ये क्या करता है, करंट को मेजर करता है। मैं लिख देता हूं, दिस इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, दिस इज मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, ठीक है ना, एंड इट डिटेक्टेड करंट, ठीक है ना। हाँ सर, किसको डिटेक्ट करता है, ठीक है, इट डिटेक्टेड करंट। एक करंट को क्या करता है, ठीक है ना, डिटेक्ट कर दो, अपना क्या करता है सर,
तो आप फंडा समझेंगे, ठीक है ना। करेंट को, ठीक है, आपको क्या ये क्या करता है सर, करंट को डिटेक्ट करता है, करंट को डिटेक्ट करता है और करंट को पढ़ता है, वोल्टेज को डिटेक्ट करता है और वोल्टेज को पढ़ता है। तो आममीटर का काम क्या है, ठीक है ना, करंट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है सर। दिस इज व्हाट सर, दिस इज अ करंट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट एंड दिस इज व्हाट सर, दिस इज वोल्टेज मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इज नोन एज वोल्टमीटर एंड करंट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इज नोन एज आममीटर। जो आममीटर होता है, ध्यान सुनिएगा, ध्यान सुनिएगा क्या मैं बोल रहा हूं, जो आममीटर होता है वो सर्किट के सीरीज में कनेक्ट होता है, जबकि जो वोल्टमीटर होता है, जो वोल्टेज का मेजरमेंट करता है, वो सर्किट के पैरेलल कनेक्ट होता है। मतलब सर वोल्टमीटर से वोल्टेज का मेजरमेंट करेंगे, हाँ वोल्टमीटर से वोल्टेज का मेजरमेंट करेंगे और वोल्टेज के मेजरमेंट करने के लिए क्या करते हैं कि जो वोल्टेज का जो कनेक्शन होता है ना वो पैरेलल कनेक्शन होता है। क्यों सर पैरेलल कनेक्शन होता है, क्योंकि वोल्टेज जो होता है पैरेलल में, आपको मैं पढ़ा चुका था कि ठीक है ना, वोल्टेज इन पैरेलल इट इज कांस्टेंट। क्या होता है सर, वो कांस्टेंट होता है, कहीं दिक्कत नहीं। मतलब आप जितना भी इंस्ट्रूमेंट लगा दोगे वोल्टेज के अक्रॉस पैरेलल तो सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट एक कांस्टेंट वोल्टेज क्या करेगा, पढ़ेगा। जितना वोल्टेज उसमें दिया आपने उतना ही सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट जो है उतना ही वोल्टेज को पढ़ेगा। क्यों, क्योंकि आप अच्छे से जानते हो जो पैरेलल कनेक्शन में वोल्टेज जो होता है वो सेम होता है, जबकि करंट का क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है। आपको सारी कहानियां ये चीज आपको पता होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो ये जो वोल्टमीटर का, देखिए ये मैं एक ओम्स लॉ बताने से पहले मैं एक कंडक्टर को लिया, ये कंडक्टर में एक आममीटर को लगाया। आममीटर क्या करता है सर, करंट को पढ़ता है, ठीक है ना। तो ये कैसा डिवाइस है, मेजरिंग करंट मेजरिंग डिवाइस है। मैं लिख देता हूं, दिस इज व्हाट सर, दिस इज करंट मेजरिंग डिवाइस। ओके, करंट मेजरिंग डिवाइस है, हाँ सर ये करंट मेजरिंग डिवाइस है। अच्छा ये क्या है, तो सर ये वोल्टेज मेजरिंग डिवाइस है, हाँ ये वोल्टेज मेजरिंग डिवाइस है। चलिए हाँ, ये कैसे कनेक्ट होता है सर, तो ये कनेक्शन इसका क्या होता है, पैरेलल कनेक्शन होता है। मैं लिख दूं, हाँ सर ये पैरेलल, वोल्टमीटर जब भी लगेगा कैसे लगेगा, पैरेलल कनेक्शन। ये भी मैं बात आपके सामने रख देता हूं, पैरेलल कनेक्शन सर, हाँ पैरेलल कनेक्शन। ये जो ध्यान सुनिएगा, ये जो है आपका आममीटर एक कैसा कनेक्शन होगा सर, तो सीरीज कनेक्शन होगा, सीरीज कनेक्शन। ये सारी चीज मैं आपको रख दिया। मतलब किसी भी सर्किट में आममीटर जो होता है वो क्या होता है सर, सीरीज में कनेक्ट होता है, जबकि वोल्टमीटर क्या होता है भैया, पैरेलल में कनेक्ट होता है। वोल्टमीटर का काम, ध्यान सुनिएगा, वोल्टमीटर का काम वोल्टेज का पढ़ना, जबकि आममीटर का काम करंट को पढ़ना किसी भी क्लोज सर्किट में। तो ओम्स के अकॉर्डिंग यहां तक सारे बच्चे को, ये सारे बच्चे प्लीज फोटो बना लें, और जैसे ही फोटो बनाएंगे मैं इसको क्या करूंगा, ध्यान सुनिएगा, इसको मैं क्या करूंगा, तो इसको मैं ठीक है ना वो करूंगा, मिटाऊंगा और देन क्या करूंगा, नोट डाउन करवाऊंगा व्हाट इज ओम्स लॉ एंड हाउ टू डिफाइन ओम्स लॉ। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या कहेगा वो देखते हैं। प्लीज सारे बच्चे इसको नोट डाउन कर लें, ठीक है। जब कभी आपको, ध्यान सुनिएगा, जब कभी आपको अगर ओम्स लॉ के बारे में बताना, इस सारी चीजें आपको सबसे पहले बताना पड़ेगा कि ये बंदा कौन है, ये कौन है, इसका काम क्या है, ये कैसे कनेक्शन होगा। आप इंस्ट्रूमेंट पढ़ेंगे ये लोग, आगे चलकर पढ़ेंगे भी, व्हाट इज आममीटर एंड व्हाट इज वोल्टमीटर। ओके एवरीवन, ओके। सबसे पहले आप क्या करें, इसे नोट डाउन कर लें। चलिए जल्दी से जल्दी प्लीज नोट डाउन करें। जो वर्क फ्रॉम होम है हो गया होगा सारे बच्चों। चलिए देखिए, सारे बच्चे हो गया होगा, सारे बच्चे कॉपी कर लिए होंगे।
देखिएगा, देखिए अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ इन ऑल अदर फिजिकल कंडीशन आर केप्ट, physical conditions are kept constant. क्या बोला गया भाई, किसके अकॉर्डिंग? अकॉर्डिंग टू ओम्स। क्या बोला गया? अकॉर्डिंग टू ओम्स इन ऑल अदर फिजिकल कंडीशन आर केप्ट कांस्टेंट the current in a conductor, okay everyone, okay, the current in a conductor, the current in a, ठीक है ना, the current in a conductor is directly proportional to क्या बोलता है कि द करेंट इन अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफरेंस अप्लाइड, ठीक है ना, ठीक है, वोल्टेज डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस इट, या फिर मैं ऐसे बोल सकता हूं द करेंट इन अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड वोल्टेज। ओके एवरीवन, ओके, यहां तक लिख लीजिए क्योंकि यहां की बात दिख नहीं रहा इसलिए मैं नहीं लिखा, नहीं दिख रहा क्या? हाँ, कंडक्टर यहां पर लिखा लास्ट में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इसके बाद मैं लिख देता हूं टू पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस इट, यहां पे लिख देता हूं, ठीक है ना, सारे बच्चे लिखिएगा। चलिए आगे लिखते हैं, इसके बाद मैं आगे बात करता हूं, प्लीज जल्दी से कॉपी कर लें, चाहे इसको हटा दें क्या? हाँ बढ़िया, देख लीजिए, ठीक है ना, इट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू potential difference applied is directly proportional to potential difference applied across it। कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं सर, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब क्या बोला गया है, ध्यान सुनिए, अकॉर्डिंग टू ओम्स इन ऑल अदर फिजिकल कंडीशन आर केप्ट कांस्टेंट, सारे फिजिकल कंडीशन को कांस्टेंट रखकर द करेंट किसी भी कंडक्टर में, द करेंट इन अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस इट। इसका मतलब क्या होता है उस चीज को समझते हैं। सर क्या बोला है ओम्स कि सारे फिजिकल कंडीशन, मैं समझाता हूं व्हाट इज फिजिकल कंडीशंस, सारे जितने सारे फिजिकल कंडीशन है उसको सारे को ओम्स बोला कि भाई कांस्टेंट तो है, किसी कोई वेरी नहीं कर रहा है, केवल वोल्टेज ही है जो वेरिएबल है। कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं सर, वोल्टेज है जो वेरिएबल है, हाँ वोल्टेज है जो वेरिएबल है, और बाकी सारे के सारे फिजिकल कंडीशंस जो है, जैसे सर टेम्परेचर का बढ़ना, आप समझेंगे चीजों को कि ऐसा भी हो सकता है ना कि कंडक्टर में, ठीक है ना, आपका फंडामेंटली क्या हो सकता है कि टेम्परेचर इंक्रीज कर गया, बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है, टेम्परेचर इंक्रीज कर गया, बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है उससे टेम्परेचर इंक्रीज कर गया, या फिर बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही है उससे टेम्परेचर डिक्रीज किया, रूम टेम्परेचर ना हो कुछ और भी उससे नीचे टेम्परेचर आ गया। या फिर क्या हो सकता है कि सब हो सकता है कभी कभी बरसात के मौसम में कंडक्टर के ऊपर पानी ऐसे ना उस पे लगा रहता है, ठीक है ना, तो वो सब कहानियां, उससे क्या होता है कंडक्टर का ना, आपको पता होगा कि भाई एक वायर के ऊपर कंटिन्यू अगर पानी गिर जाती है दूसरे वायर से जाकर टकराता है, ये सब कहानियां टोटल के टोटल सर क्या है कि ना टेम्परेचर बढ़ेगा ना मटेरियल, सारा जो कहानी है सारे के सारे को कांस्टेंट रखा गया है। और तब क्या बोला गया है, तब बोला है ओम्स कि जो करेंट है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वोल्टेज का। मतलब सर वोल्टेज बढ़ेगा
तो करंट बढ़ेगा, और वोल्टेज डिक्रीज होगा तो करंट डिक्रीज होगा। ओके एवरीवन, ओके, कहीं कोई दिक्कत नहीं। मतलब सारे को ये समझ में आ रहा है कि अगर सर करंट को बढ़ाऊंगा तो वोल्टेज बढ़ेगा, और वोल्टेज को बढ़ाऊंगा तो करंट बढ़ेगा। अरे भाई देखिए, प्रोपोर्शनल का मतलब भी मैं समझाऊंगा आज के लेक्चर में। पहले तो कॉपी कर लें कि अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ in all other physical conditions are kept constant, the current in a conductor is directly proportional to potential difference applied across it। कहीं भी प्रॉब्लम नहीं सर, करंट किसी भी कंडक्टर में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसका, पोटेंशियल जितना अप्लाई करते हैं उसका। इसका मतलब देखिए दो तरीके से मैं आपको समझाऊं क्या फंडा क्या कर रहा है, ध्यान सुनिएगा। क्या सर, करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, हाँ करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब देखिएगा, चीजों को समझते हैं क्या है अकॉर्डिंग टू ओम्स, समझेंगे सर क्या बोलना चाह रहा है ओम्स। ठीक है कि करंट जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसका, वोल्टेज का। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, देखिए दो तरीके की मैं बात आपके सामने रखता हूं डायरेक्टली का। अगर वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट और करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज का मीनिंग समझिएगा। तो मैं आपको क्या लिखा हूं, जो करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वोल्टेज का, ये। और एक क्या आपको जो बुक्स में जितने सारे बुक्स लिखे मिलते हैं उसमें क्या मिलते हैं कि वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। इस दोनों का मीनिंग क्या है, ये दोनों बातें सही लिखा हुआ क्या, या फिर ये बातें सही है ये गलत है, या ये सही है या फिर ये सही है ये गलत है, दोनों में कौन सा बात, दोनों का मीनिंग अलग अलग है। क्या दोनों का मीनिंग अलग अलग है, इसका मीनिंग है, ठीक है ध्यान सुनिएगा, कि वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करेंट, और यहाँ पे क्या है, करेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज। ठीक है, दोनों का अलग अलग मीनिंग है। यहाँ क्या सर, वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करेंट, इसका मतलब वोल्टेज बढ़ेगा और तब करंट बढ़ेगा, वोल्टेज डिक्रीज करेगा और तब क्या होगा, करंट डिक्रीज करेगा। कहीं कोई दिक्कत नहीं सर, इसका मतलब ये है। हाँ देखिए, जिधर का प्रोपोर्शनल साइन में मुंह खुला होता है, इधर का मुंह खुला है मतलब इसी भैया को बढ़ना है और इसी को भैया को क्या है, घटना है। मतलब जिधर का मुंह खुला रहेगा वही बंदा जो है प्रोपोर्शनल में या तो इंक्रीज करेगा या तो डिक्रीज करेगा। इसके अकॉर्डिंग ये इंक्रीज करेगा या ये डिक्रीज करेगा। अगर ये वोल्टेज इंक्रीज करता है तो करंट भी इंक्रीज करेगा, अगर वोल्टेज डिक्रीज करता है तो करंट भी डिक्रीज करेगा। पहला फंडा क्लियर हो गया। इसका मतलब क्या है, पॉइंट टू नोटेड। यहां पे क्या है कि वोल्टेज इज, इसका मतलब क्या है सर, वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, समझे चीजों को, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करेंट। इसका मतलब ये है, वोल्टेज जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका है, करेंट का। इसका मतलब क्या है सर, करेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज। अच्छा, यहां करंट है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, सर ये दोनों का मीनिंग क्या है सर, थोड़ा सा यहां पे ये क्या कर रहा है कि अगर करंट बढ़ेगा तो वोल्टेज बढ़ेगा, अगर करंट डिक्रीज होगा तो वोल्टेज भी डिक्रीज होगा। ठीक है ना। तो आप चीजों को मैं समझता हूं और मैं आपको क्या समझाता हूं, देखिएगा ये सारे बुक्स में ऐसा ही लिखा मिलेगा, लेकिन अब धीरे धीरे जितने भी फॉरेन राइटर्स हैं इस कॉन्सेप्ट को भैया डिलीट करना चालू किया और इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना चालू किया, क्योंकि स्टार्टिंग में अब इवन न्यू एडिशन ऑफ एससी वर्मा में भी इस कॉन्सेप्ट को छोटा माना गया, क्योंकि अभी तक ये कॉन्सेप्ट लिखा गया था कि वोल्टेज होता है करंट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो आप थोड़ा सा सोच के देखिए बेटा कि वोल्टेज करंट का डायरेक्टली, मतलब करंट ये जिधर का मुंह खुला रहेगा, इधर ये ना प्रोपोर्शनल का साइन, इधर का मुंह, इसी को बढ़ना है और इसी को घटना है। घर में करंट बढ़ता है तो वोल्टेज बढ़ता है। अरे करंट मतलब करंट घर में बढ़ता है किसकी वजह से, अगर वोल्टेज बढ़ता है तब करंट बढ़ता है, उल्टा काम नहीं होता। करंट बढ़ाओ, करंट मतलब जो लोड होता है ना, है घर में एसी फ्रिज टीवी ये सारे कुछ लगे जो होते हैं ना, ध्यान सुनिएगा, ये सारे जो लगे होते हैं वो क्या है सर, करंट को लेता है। किसको लेता है, करंट को लेता है। ठीक है, करंट लेता है। जितने सारे मतलब इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट या इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट है ना, उसको जीने के लिए क्या चाहिए, करंट चाहिए।
मतलब सर अच्छा बल्ब हो गया, फ्रिज हो गया, ठीक है ना, आपका कूलर, एसी, टीवी, ठीक है, जितने सारे हैं उसको क्या चाहिए, करंट चाहिए, ना कि वोल्टेज चाहिए। अच्छा करंट चाहिए सारे को, हाँ सारे को जीने के लिए करंट चाहिए, तो सारे को करंट दे दो। तो सारे को करंट देने से क्या, आप समझिए ना कि पहले आपके घर में 2 एसी लगा हुआ होगा, ठीक है, अब क्या किया आप 5 एसी और लगवा दिए बिना बताए हुए, ठीक है। ये अपना डिपार्टमेंट को, जो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट है, ठीक है ना, उनको बिना बताए हुए आप 5 एसी और लगवा लिए। मतलब सर आप करंट अपने घर में, एसी लगाने का मतलब आप अपने घर में करंट को बढ़ाना चालू कर दिया। करंट को बढ़ाना चालू किया तो हो सकता है भाई, ठीक है ना, वोल्टेज भी उसके अकॉर्डिंग बढ़ना चाहिए था, लेकिन क्या आप बिना बताए, ठीक है ना, आप लगाते हो, तो क्या आपके घर में 5 एसी चल जाता है? नहीं पॉसिबल है, नहीं चल सकता। क्यों? क्योंकि करंट बढ़ाने से कभी भी वोल्टेज नहीं बढ़ता, आपको वोल्टेज ही बढ़ाना पड़ेगा। किसके लिए? करंट के लिए। आप ऐसा हो सकता है ना कि करंट आपके यहाँ पहले आ रहा था भाई, कितना वोल्टेज था पहले 220, ठीक है ना, एक फेज आपने लिया 220 वोल्टेज था, और उसके अकॉर्डिंग सारे में करंट डिवाइड हो रहा था। अब आपने क्या किया, ठीक है ना, अब बहुत ज्यादा लोड लगा लिया, अब वोल्टेज उतना ही रखा, आपके घर में ना पंखा चलेगा, ना बिजली, वो लाइट चलेगी, ना एसी चलेगा, कुछ के कुछ चलेगा नहीं, क्योंकि आप करंट बढ़ा दिए लेकिन वोल्टेज कहाँ बढ़ाए। और करंट बढ़ने से कभी भी जीवन में वोल्टेज नहीं बढ़ता, वोल्टेज बढ़ने से करंट बढ़ता है, फंडा समझेंगे। तो ये जो एक्सप्रेशन है बेटा ना, ये आउटडेटेड एक्सप्रेशन है, सारी किताब में यही मिलेगा कि करंट बढ़ने से वोल्टेज बढ़ता, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। वोल्टेज बढ़ने, आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी, मतलब वोल्टेज को बढ़ा दो। अब 220 से ना आप एक और फेज ले लो, या फिर 3 फेज ले लो, 440 वोल्ट कर दो, तब करंट इंक्रीज करेगा। तो अब धीरे धीरे जितने सारे फॉरेन राइटर हैं ये लिखते हैं, इवन एसपी वर्मा इसको ऑडिट मानकर अब ये खत्म किया, नया एडिशन में ये चालू कर दिया है। इट मींस व्हाट सर, वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। ओके एवरीवन, दिस इज एक्चुअल ओम्स लॉ। मतलब वोल्टेज को बढ़ाओगे तब करंट बढ़ेगा, लेकिन एग्जाम वगैरह में, ठीक है ना, अभी तक जो भी बोर्ड के बच्चे हैं इसको ही कंसीडर करते हैं कि करंट इज डायरेक्टली, जो मैं पहले लिखवाया था, करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज वाला कहानी, कहीं कोई दिक्कत नहीं सर। तो आप जो भी लिखेंगे और ये दोनों के दोनों बात सही है। तो फंडा क्या करता है कि यहां से आप ये प्रोपोर्शनल साइन हटाते हो, इस प्रोपोर्शनल साइन को हटाओगे तो एक दुनिया में इक्वल टू जैसे ही लगाओगे, इक्वल टू जो आता है एक कांस्टेंट लेकर आता है। प्रोपोर्शनल साइन, ध्यान सुनिएगा, प्रोपोर्शनल साइन को जैसे ही आप हटाते हो और इक्वल टू साइन में कन्वर्ट करते हो तो इक्वल टू एक कांस्टेंट लेकर आता है, और दैट कांस्टेंट हो गया एवरीवन। अरे सर बढ़िया। ठीक है, चलिए जल्दी जल्दी फटाफट कॉपी कर लें एवरीवन। चलिए आपकी क्या बात है, आगे आगे यहां तक वो सारे बच्चे कॉपी कर लिए, फटाफट देख लें, कॉपी कर लें। तो v इक्वल टू कितना आ गया, v इक्वल टू आई आर, जो भी आपको कॉन्सेप्ट रखना है रख लेंगे बेटा। और अब देखते हैं तो क्या है, ये है v इक्वल टू आई आर। तो यहां से v इक्वल टू आई आर, तो यहां से क्या मैं आपसे क्या बोलूं, ठीक है ना, कि i इक्वल टू व्हाट सर, तो i इक्वल टू v बाई आर। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ये r कौन है, अब ये R तो आ गया, ये R कौन है, तो R इज व्हाट सर, R इज रेजिस्टेंस। ये क्या है, रेजिस्टेंस। R इज कॉल्ड रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। R क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। जो रेजिस्टेंस है, ठीक है ना, वो आर क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं सर, ठीक है ना, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। जो करेंट है किसके ऊपर डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस के ऊपर। तो नाउ हियर दूसरी बात, करेंट डिपेंड्स अपॉन व्हाट सर, करेंट डिपेंड्स अपॉन रेजिस्टेंस। करेंट डिपेंड्स अपॉन रेजिस्टेंस।
करंट किसके ऊपर डिपेंड करता है सर? रेजिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है। कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आप जानते हैं एक करंट का डिफिनेशन हमने क्या पढ़ा था? तो सर एक करंट का डिफिनेशन हमने पढ़ा था, फ्लो ऑफ, यू नो वेरी वेल, फ्लो ऑफ करंट पर सेकंड, फ्लो ऑफ चार्ज पर सेकंड इज नोन एज करंट I इक्वल टू QYT। बच्चा जानता है क्या सर? जो करंट होता है वो किसके होता है सर? QYT। कहीं कोई दिक्कत? अगला करंट का डिफिनेशन सर क्या है? अगला करंट का डिफिनेशन जो है वोल्टेज पर यूनिट रेजिस्टेंस, वोल्टेज पर यूनिट रेजिस्टेंस इज नोन एज करेंट एंड करेंट डिपेंड्स अपॉन रेजिस्टेंस। अगर किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस अगर ज्यादा होगा तो करेंट जो है वो कम होगा, अगर किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस कम होगा तो करेंट ज्यादा होगा। ये कौन बताया? तो ये ओम बताए। कहीं कोई दिक्कत? अरे नहीं सर। तो आप यहां से देखिएगा, चलिए यहां तक आप पकड़ लिए। हाँ सर, यहां तक आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो जो करेंट है वो किसके बराबर है? तो यू नो वेरी वेल, करेंट इक्वल टू वोल्टेज पर यूनिट रेजिस्टेंस। करेंट का जो दूसरा डिफिनेशन है वो क्या है सर? करेंट इज नथिंग, इट इज द रेशियो ऑफ वोल्टेज पर यूनिट रेजिस्टेंस। तो करेंट का अगला डिफिनेशन, करेंट क्या है सर? करेंट इज द रेशियो ऑफ वोल्टेज पर यूनिट रेजिस्टेंस। अच्छा ये है, हाँ ये है, करेंट इज द रेशियो ऑफ वोल्टेज पर यूनिट रेजिस्टेंस। बढ़िया। कहीं कोई प्रॉब्लम? सर कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, जिसके बाद सर I इक्वल टू V बाई R। ये जो करंट है ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? तो रेजिस्टेंस के ऊपर। अब इसकी कहानी कहेंगे। कहीं कोई दिक्कत? ये रेजिस्टेंस है क्या और क्या इसका काम है? कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो करंट डिपेंड्स अपॉन रेजिस्टेंस। कहीं कोई प्रॉब्लम? सर कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्लीज आप नोट डाउन कर लें फटाफट और आगे बात करते हैं। यहां तक आप देखिएगा। सर क्या है ये रेजिस्टेंस के बारे में सर बार बार आप बताना चाह रहे हो कि ये रेजिस्टेंस का मतलब सर क्या है? ये रेजिस्टेंस जो करेंट है वो कैसे डिपेंड करता है रेजिस्टेंस के ऊपर? देखिए किसी भी कंडक्टर में आप अगर रेजिस्टेंस को कम करते हो, लो रेजिस्टेंस हाई करंट, मतलब इसका वैल्यू देखिए ये क्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना? हाँ, मतलब I इक्वल टू जो V बाई R है, जिसमें ये R है, ये क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसका है? करंट का है। मतलब अगर रेजिस्टेंस को कम रखोगे, ये क्या है? रेजिस्टेंस को अगर कम करोगे तो करंट क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। अगर रेजिस्टेंस को आप बढ़ा दोगे तो करंट क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो रेजिस्टेंस है करंट का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है कि अगर एक इंक्रीज करेगा तो दूसरा डिक्रीज करेगा, अगर ये जो भैया दूसरा डिक्रीज करेगा तो पहला इंक्रीज करेगा। मतलब दोनों का जो काम होता है उल्टा, डायरेक्टली मतलब वो बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, और वो डिक्रीज होगा तो ये भी डिक्रीज करेगा। बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल में एक डिक्रीज करेगा तो दूसरा इंक्रीज करेगा, और दूसरा इंक्रीज करेगा तो पहला डिक्रीज करेगा। ठीक है, दैट इज व्हाट सर, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। दिस इज द कांसेप्ट ऑफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ओके सर। तो यहां पे क्या कह रहा है कि अगर ध्यान सुनिएगा, किसी भी कंडक्टर में रेजिस्टेंस को कम रखा गया, मतलब लो रेजिस्टेंस, देन इट विल गिव्स हाई करेंट।
तो मैं लिखता हूं लो रेजिस्टेंस हाई करेंट एंड हाई रेजिस्टेंस लो करेंट। तो यहां से क्या दो बात समझ में आया कि लो रेजिस्टेंस हाई करेंट, समझिए चीजों को बढ़िया, हाई करेंट। अगर रेजिस्टेंस को कम करेंगे तो करंट क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा, ठीक है ना, बढ़िया सर। दूसरा बात क्या होता है, हाई रेजिस्टेंस लो करेंट, हाई रेजिस्टेंस लो करेंट। उल्टा मतलब देखिएगा, अगर हाई रेजिस्टेंस को आप कंटिन्यू बढ़ाते हो तो क्या हो जाएगा, ठीक है, रेजिस्टेंस अगर इंक्रीज करते हो तो करंट क्या हो जाएगा सर, तो करंट जो है वो डिक्रीज कर जाएगा। कहीं कोई दिक्कत नहीं सर, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। लो रेजिस्टेंस हाई करंट, हाई रेजिस्टेंस लो करंट, प्लीज नोट डाउन। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि जो रेजिस्टेंस है वो करंट का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। डिनोमिनेटर में बेटा ये बढ़ेगा तो ये ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा, और ये डिक्रीज करेगा तो ये ऑटोमेटिक इंक्रीज कर जाएगा। इनवर्सली में तो ये फंडा होता है, डायरेक्टली में अब पता ही है। चलिए यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। जब ये सारी कहानी हो गई तो ये रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है सर, उसके ऊपर थोड़ा अपन लोग कमेंट करते हैं। व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस? ये सारी जो कहानी कौन बताया, ये ओम्स बताया था। किसी भी कंडक्टर में ये सारी चीजें होती है। तो प्लीज सारे बच्चे नोट डाउन कर लें फटाफट जल्दी से, क्योंकि आज बहुत सारी चीजें को बताना है अपने को। अब देखिए सर, अगली बात मैं क्या आपके सामने रखना चाह रहा हूं वो सुनिएगा। दैट इज व्हाट सर, दैट इज यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। तो अगली मैं मान रख रहा हूं यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। सर ये रेजिस्टेंस का यूनिट से बात करो, क्या बात करते हो सर यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस में? हम क्या जानते हैं, ध्यान सुनिएगा, जो V इक्वल टू क्या होता है, आई आर। सारे बच्चे ये जानते हैं सर, V इक्वल टू आई आर। हाँ सर, कौन बताया, ये ओम्स से आया था। ओम्स ने बताया कि V जो होता है, जो करंट होता है वो किसके बराबर सर, ठीक है ना, सॉरी वोल्टेज जो होता है वो किसके बराबर होता है सर, तो करंट इंटू रेजिस्टेंस के मल्टीप्लीकेशन के बराबर। कहीं कोई दिक्कत, ठीक है ना। किसी भी सर्किट में या किसी भी कंडक्टर में जो वोल्टेज का मेजरमेंट भैया कितना होता है, तो उस सर्किट में जितना करंट फ्लो कर रहा है और उस सर्किट में जितना रेजिस्टेंस है, वो दोनों का अगर मैं प्रोडक्ट करता हूं देन इट विल गिव्स वोल्टेज। कहीं कोई दिक्कत, कहां पे, उस कंडक्टर में। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इक्वल टू आई आर, देन R इक्वल टू व्हाट सर, R इक्वल टू, ठीक है ना, इस I को इधर उछा कर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, V बाई आई। कहीं कोई दिक्कत, तो R इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो R इक्वल टू V बाई आई। बोलिए कहीं कोई प्रॉब्लम है? अरे नहीं सर, R इक्वल टू V बाई आई, हाँ R इक्वल टू V बाई आई है, बढ़िया। अब देखिएगा इसका यूनिट लिखा जाए, किसका, रेजिस्टेंस का। जो वोल्टेज का यूनिट होता है, ध्यान सुनिएगा, ये जो वोल्टेज का यूनिट है, V मतलब वोल्टेज, वोल्टेज का जो यूनिट होता है वो वोल्ट होता है। वोल्टेज का मेजरमेंट किसमें करते हैं, वोल्ट में करते हैं। कहीं कोई दिक्कत नहीं सर। और ये जो करंट का मेजरमेंट आपको पता है किसमें करते हैं, एम्पियर में करते हैं। कोई दिक्कत नहीं। तो ध्यान सुनिएगा, जो रेजिस्टेंस का जो यूनिट होता है, मतलब देखिएगा वोल्ट पर यूनिट एम्पियर, ठीक है ना। और वोल्ट को हम लोग, ठीक है ना, इसको किससे, स्मॉल b से, और इसको कैपिटल A से, मतलब वोल्ट पर यूनिट एम्पियर किसका यूनिट होता है, रेजिस्टेंस का यूनिट होता है। दैट इज व्हाट सर, वोल्ट पर यूनिट एम्पियर जो होता है किसका यूनिट होता है, रेजिस्टेंस का। और वोल्ट पर यूनिट को ही दुनिया ओम के नाम से जानता है। किसके नाम से, ओम के नाम से। तो वोल्ट पर यूनिट को लोग ओम के नाम से जानता है सर, ओम के नाम से, हाँ OHM, ओम, ठीक है। आगे चल के ना MHO करूंगा, महो, चिंता ना करें, ठीक है। किसका यूनिट होता है, कंडक्टेंस का यूनिट होता है। कंडक्टेंस क्या होता है वो आगे चलकर मैं कहूंगा आज के ही लेक्चर में। तो
वोल्ट पर एम्पियर। अब इतना बड़ा मजा नहीं आता ना बोलने में, यार वोल्ट पर एम्पियर, ठीक है ना। किसका यूनिट होता है? रेजिस्टेंस का। तो वोल्ट पर एम्पियर को लोग ओम के नाम से जानता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। और इसी ओम साहब ने ओम्स लॉ के बारे में बताया था, किसी भी कंडक्टर में क्या रेजिस्टेंस होता है और कितना वोल्टेज होता है, ठीक है ना, और क्या करंट फ्लो करता है। और रिलेशन बताए थे वोल्टेज, करंट एंड रेजिस्टेंस के बारे में। कौन? ओम्स। अपने नाम पे ही वो यूनिट रखना चालू कर दिया कि वोल्ट पर एम्पियर को लोग ओम के नाम से जानता है। यहां देखिएगा ये जो वोल्ट पर एम्पियर दैट इज व्हाट, दैट इज ओम। और लिखते कैसे हैं? OHM। अभी ध्यान रखिएगा, ये ओम है और ओम का जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है वो देखिए, ध्यान सुनिएगा, ऐसे, ये ऐसे, ठीक है ना। हाँ, ये दिस इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ओम। कहीं तो दिक्कत है? तो नाउ रेजिस्टेंस ऑफ, ठीक है, यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम। मैं यहां से लिख देता हूं, यहां तो कॉपी कर लेना। यहां देखिएगा यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, ओके एवरीवन, ओके, यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड as a unit of resistance is ohm, OHM। और इसको ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऐसा, हाँ, ये यही ओम है, याद रहेगा ना। हाँ सर, यही याद रखना है अपने को कि रेजिस्टेंस का जो यूनिट होता है वो क्या होता है? ओम होता है। कोई अगर प्रॉब्लम है तो आप प्लीज कमेंट करें चैट बॉक्स में। कहीं कोई दिक्कत? अरे सर कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आपको आ रहा है ना बराबर समझ में? हाँ सर, बराबर समझ में आ रहा है। चलिए, तो अगली बात मैं रखता हूं आपके सामने। जब यूनिट आ गया, ठीक है ना, सारे कुछ आ गए, उसकी बात मैं रखता हूं। क्या सर बोलना चाह रहे हो, ठीक है ना, कि सर ये बार बार आप नाम ले रहे हो सर, रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस, ये सर है क्या? ये बार बार आप बात कर रहे हो सर रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस, इसका यूनिट भी आ गया, ये है क्या? ठीक है ना। तो पहला मैं बात करूं रेजिस्टेंस क्या होता है। तो रेजिस्टेंस जो होता है वोल्टेज पर यूनिट करंट का क्या होता है? रेशियो होता है। पहला फंडा में आप पहला चीज सीखिएगा, ये तो बेसिकली मैथमेटिक्स से आ गया, ठीक है ना। जैसे V इक्वल टू आई आर जानते हो ना? हाँ सर, ओम्स के अकॉर्डिंग V इक्वल टू आई आर। हाँ, तो R इक्वल टू क्या जाने आपने, मैं लिखा था V अपॉन आई। ये जो रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है सर? ठीक है, वोल्टेज और करंट का रेशियो होता है। इट इज द रेशियो वोल्टेज पर यूनिट करंट। मैं लिख देता हूं, it is the ratio, it is the ratio, ठीक है ना, of voltage per unit it is the ratio of voltage per unit current। ओके एवरीवन? हाँ सर, ये कहानी होता है। ये तो सब मैथमेटिकल डिफिनेशन है, ठीक है ना, ये है फंडा। आप क्या सकते हैं, जो रेजिस्टेंस जो होता है वो क्या होता है? रेशियो होता है किसका? वोल्टेज पर यूनिट करंट। किसी भी कंडक्टर में कितना वोल्टेज है उसमें, ठीक है ना, और करंट से आप डिवाइड करते हो, चाहे किसी भी आप इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट या इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट में कितना करंट फ्लो कर रहा है और वोल्टेज तो पता है, उससे डिवाइड कर देते हो, तब उसका, ठीक है ना, उस इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट का आप रेजिस्टेंस बता सकते हो कि इसमें रेजिस्टेंस इतना है। क्या करना है रेजिस्टेंस के लिए? वोल्टेज पता होना चाहिए और करंट पता होना चाहिए, दोनों को रेशियो करोगे तो रेजिस्टेंस दे देगा। अच्छा, ये तो फंडा मतलब समझ में सर, हाँ ये मैथमेटिकल डिफिनेशन है अकॉर्डिंग टू ओम्स है। लेकिन सर ये बार रेजिस्टेंस आता कहां से है? समझेंगे, रेजिस्टेंस आता क्या है? रेजिस्टेंस का मूलभूत, ठीक है ना, आपका ये जड़ क्या है सर, ठीक है ना, ये ओरिजिन क्या है रेजिस्टेंस का, वो तो सर आप बताओ, ठीक है ना। रेजिस्टेंस का ओरिजिन क्या है, रेजिस्टेंस आया कैसे सर, ये उसकी कहानी सुनिएगा प्लीज, इसे नोट डाउन सबसे पहले करिए। जल्दी से नोट डाउन कर लें और इसके बाद मैं आपके सामने रखता हूं चीजों। सुनिए कहानी सर, क्या है ये, क्या है सर? रेजिस्टेंस कहां से आया था? द ओरिजिन ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉलिजन। ध्यान सुनिएगा,
नोट करके ध्यान रखेंगे ये कहानी। द ओरिजिन ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉलिजन। द ओरिजिन ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉलिजन। ठीक है ना? अच्छा, रेजिस्टेंस का ओरिजिन कॉलिजन होता है। हाँ, रेजिस्टेंस का जो ओरिजिन है वो क्या है? कॉलिजन है। कहीं पे प्रॉब्लम नहीं सर। एंड ड्यू टू दिस कॉलिजन हीट इज जनरेटेड, मैं इसमें लिखता हूं, एंड ड्यू टू दिस कॉलिजन heat is generated in the conductor. Heat is generated in the conductor. अच्छा, मतलब क्या है कि रेजिस्टेंस का जो ओरिजिन है वो किसके वजह से? कॉलिजन के वजह से है। कॉलिजन के वजह से रेजिस्टेंस किसी भी कंडक्टर में आता है। और भाई क्या करता है? और ड्यू टू दिस हीट, ठीक है ना, ड्यू टू दिस हीट जनरेटेड इन द कंडक्टर, ठीक है ना। और क्या फंडा क्या बोल रहा है ये? ड्यू टू दिस एंड ड्यू टू दिस कॉलिजन हीट इज जनरेटेड, ऐसा लिखेंगे, एंड ड्यू टू दिस कॉलिजन हीट इज जनरेटेड इन द कंडक्टर। ओके एवरीवन। अच्छा, और इस कॉलिजन के वजह से हीट जनरेट होता है कंडक्टर में। हाँ, इस कॉलिजन के वजह से हीट जनरेट होता है कंडक्टर में। तो आप सुनिएगा सर, ये क्या फंडा आपने बोला, प्लीज पहले तो आप लिख भी लेंगे। मैं अगेन आई रिपीट, द ओरिजिन ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉलिजन एंड ड्यू टू दिस कॉलिजन हीट इज जनरेटेड इन द कंडक्टर। ओके सर, कैसे कॉलिजन होता है सर? किसका कॉलिजन होता है सर? तो मैं क्या बोलूंगा कि जैसे दिस इज अ व्हाट सर? दिस इज अ कंडक्टर। ये क्या है? कंडक्टर है। कंडक्टर ही बोलते ही मैं बोलूं कि एक कंडक्टर है। कंडक्टर का नाम लेते ही यहां से करंट फ्लो होना चालू हो जाएगा इस कंडक्टर से। कहीं कोई दिक्कत नहीं ना? अरे सर कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कोई लफड़ा नहीं। तो अब इस कंडक्टर में कितने इलेक्ट्रॉन्स, तो मैं कल के ही लेक्चर में या डेली तो मैं बता ही रहा हूं कि किसी भी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं होती है। पॉइंट टू बी नोटेड। हाँ, मतलब 10 to the power 28 क्यूबिक मीटर एटम्स होते हैं और एटम्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स इलेक्ट्रॉन। ओके एवरीवन। हाँ, इलेक्ट्रॉन का जितना एटम्स उतने इलेक्ट्रॉन किसी भी कंडक्टर में, कोई लफड़ा नहीं। तो कंडक्टर की ये किसी भी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं होती। बहुत करोड़ों करोड़ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एक कंडक्टर के अंदर, कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो सर इलेक्ट्रॉन होने का मतलब क्या है कि अगर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन इस कंडक्टर में अवेलेबल हैं, तो आप जानते हो कि नेचर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या करता है? मोबाइल नेचर में इलेक्ट्रॉन, जो जितने भी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन होते हैं किस नेचर में रहते हैं सर? मोबाइल नेचर। इट मींस व्हाट्स मोबिलिटी। और मोबिलिटी का मतलब मैं समझाया था कि मूवेबल। तो कंडक्टर में एट रूम टेम्परेचर पे इलेक्ट्रॉन जो होते हैं यहां से वहां, ठीक है ना, आपको मैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी से पहले ये कॉन्सेप्ट में दिया था कि यहां से वहां क्या करते रहते हैं? ये घूमते रहते हैं, मूवेबल होते हैं और एक दूसरे से जैसे ही मूव करते हैं एक दूसरे से टकराते रहते हैं। और जो स्पीड से जाना चाहिए था उस स्पीड से नहीं जाकर वो अपना स्पीड डिक्रीज करता है, और जो स्पीड से जाना चाहिए था इलेक्ट्रॉन को, जिस स्पीड से फ्लो करना चाहिए था उस स्पीड से फ्लो नहीं करता है उसको। ठीक है ना? क्यों नहीं करता है? क्योंकि आगे कंडक्टर आता है उसका, ठीक है ना, इसका जो वेलोसिटी ये जो इलेक्ट्रॉन था उससे टकराता है तो इसका जो है स्पीड डिक्रीज हो जाता है। ये स्पीड ही डिक्रीज होना, ठीक है ना, कॉलिजन का जड़ है। किसका जड़ है सर? कॉलिजन का ओरिजिन है। मतलब दो इलेक्ट्रॉन आपस में टकराए, जैसे आप समझेंगे ऐसे, अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो आप समझिएगा। जैसे आप कभी मेला घूमने गए, कहां गए? मेला घूमने। उस मेला में, ठीक है ना, भीड़ तो होती है, हाँ बढ़िया से भीड़ तो होती है। तो भीड़ में ऐसा हुआ, ठीक है ना, कि जो आप नॉर्मल स्पीड से रोड पे चल रहे थे, क्या मेला में भी उसी स्पीड से चलते हैं? नहीं। आप मेला में क्या करते हो, ठीक है ना, आप मेला में जाते हो तो आपका स्पीड ऑटोमेटिक स्लो हो जाता है। क्यों? क्योंकि वहां पे बहुत सारे लोग रहते हैं। तो आप अगर तेजी से चलते हो, तेजी से जाने की कोशिश करते हो, तो आप क्या करते हो? एक से टकराते हो, दूसरे से टकराते, दूसरा तीसरे से, ऐसे टकरा टकरा कर आगे बढ़ते हो भीड़ में। नहीं, हम देखते हो सर, हाँ टकरा टकरा कर।
तो आप जितने लोगों से टकराओगे तो आपका बॉडी में क्या होगा, हीट जनरेट होगा और आपका रुकावट का कारण जितना जब पहुंचना था, सपोज कीजिए आपको 10 मिनट पहुंचना था, लेकिन भीड़ भाड़ जगह में आप टाइम कितना लग गया, 15 से 20 मिनट लग गया। तो आपका ठीक है ना, टकराने की वजह से आपका टाइम बढ़ गया, जहां पहुंचना था वहां आप नहीं पहुंच पाए टाइम के अकॉर्डिंग। ओके एवरीवन, तो आपका टाइम ज्यादा लगा। जब ज्यादा टाइम लगा तो किसके वजह से ज्यादा टाइम लगा, तो आपके कॉलिजन की वजह से, आप भीड़ में चल रहे हो, एक दूसरे से टकरा रहे हो, आपका स्पीड स्लो हो रहा है, उसके वजह से, कॉलिजन की वजह से। और जब आप टकराते हो एक दूसरे से तो आपके बॉडी में हीट जनरेट होता है। सेम फंडामेंटल इलेक्ट्रॉन के साथ में ही है, होता है यही कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रॉन के साथ में भी होता है कि ठीक है, जितना वो इलेक्ट्रॉन नहीं, किसी भी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन की कोई कमी नहीं होती है। हर इलेक्ट्रॉन का नेचर जो होता है मूवेबल नेचर का होता है, हर इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकराता है और टकरा के आगे जाता है। ठीक है, तो जैसे ही अगर फ्री होता तो जल्दी पहुंच जाता, लेकिन फ्री तो है नहीं। एक पहला इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन से ये टकराया, दूसरा तीसरे से, चौथा पांचवें से, ऐसे कंटिन्यू टकरा कर आगे बढ़ता है। और ये जो टकराना होता है, ये जो कोलिजन होता है दो इलेक्ट्रॉन्स का, ठीक है ना, इसके वजह से रेजिस्टेंस उत्पन्न होता है, मतलब रुकावट आती है। आपको जाना चाहिए था एकदम बिल्कुल नीट एंड क्लीन, जल्दी पहुंचना चाहिए था, फ्री रोड होना चाहिए था, फ्री जगह होना चाहिए था, जल्दी पहुंच जाते, लेकिन भीड़ भाड़ के कारण आप जल्दी नहीं पहुंच पाए। ठीक है ना, यही ओरिजिन होता है किसका, रेजिस्टेंस, किसी भी कंडक्टर में रेजिस्टेंस का। तो सर सारे कंडक्टर में रेजिस्टेंस होते हैं? हाँ, सारे कंडक्टर में रेजिस्टेंस होते हैं, क्योंकि सारे कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो सारे कंडक्टर में रेजिस्टेंस होते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। मैं बोल दिया दिस इज अ कंडक्टर, इट मींस व्हाट सर, उसके अंदर रेजिस्टेंस है, कोई दिक्कत नहीं ना? अरे सर कोई दिक्कत नहीं, तो प्लीज आप इसे नोट डाउन कर लें और देन आगे बात करते हैं। ठीक है ना, तो आपको पता होना चाहिए कि ओरिजिन ऑफ रेजिस्टेंस जो होता है वो क्या होता है, कोलिजन। ठीक है, आपको मैं मेले के हिसाब से, आपको भीड़ भाड़ के हिसाब से मैं समझाने की कोशिश किया कि आप कैसे टकरा कर आगे बढ़ते हो। जो आपका स्पीड था वो स्लो होता है, आपकी रुकावट आ जाती है। और सही भाई, इलेक्ट्रॉन जब टकराता है दूसरे इलेक्ट्रॉन से तो उसका भी स्पीड स्लो हो जाता है, उसको रुकावट हो जाता है। जितना टाइम में पहुंचना चाहिए था उतना टाइम में नहीं पहुंच पाता है, जितना आपको करंट मिलना चाहिए था उतना करंट नहीं मिल पाता है। अरे इलेक्ट्रॉन का जाना मतलब करंट मिलना, इलेक्ट्रॉन का जाना, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज करंट, यू नो वेरी वेल। ओके, बस वो जितने जल्दी पहुंचना चाहिए उतना पहुंच नहीं पाता है। दैट इज व्हाट सर, दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ रेजिस्टेंस। कहां से आया, तो रेजिस्टेंस का ओरिजिन ड्यू टू कोलिजन। और कोलिजन की वजह से क्या होता है, हीट जनरेट होता है। तो आप देखते हो जिससे करंट पास करता है ना, वो कंडक्टर जो होता है वो गर्म हो जाता है। किसकी वजह से, तो सब टकराने की वजह से वो क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। देखेंगे कभी छूकर तो बोला कि नहीं ये वायर जो है ना हीट है ड्यू टू कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्टर। चलिए प्लीज अब सारी बातें नोट डाउन कर लें, इससे ज्यादा नहीं बोल सकता, प्लीज जल्दी जल्दी नोट कर लें, क्योंकि अभी अपने को बहुत सारी चीजें देखनी है। आगे बात सुनिएगा, क्या है, और भी रेजिस्टेंस का कोई फैक्टर है क्या सर? हाँ, और क्या रेजिस्टेंस का फैक्टर हो सकता है किसी भी कंडक्टर में रेजिस्टेंस के लिए? तो कुछ और भी फैक्टर है, दैट इज व्हाट सर, उसका लेंथ। ठीक है ना भाई, कंडक्टर की लंबाई क्या है, कंडक्टर का एरिया क्या है, उसके ऊपर भी जो रेजिस्टेंस है डिपेंड करता है। तो नाउ अगली बात सुनिएगा, इसी में लिखिएगा नाउ, क्या सर, ध्यान सुनिएगा, जो रेजिस्टेंस है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसी भी कंडक्टर के लेंथ के। ठीक है ना, और जो रेजिस्टेंस होता है ना वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है ना, किसका सर, कंडक्टर के एरिया का। कहीं कोई दिक्कत नहीं सर, ये दोनों बात आप ध्यान रखेंगे कि भाई जितना लंबाई बढ़ाओगे कंडक्टर का, जितना लंबाई आप बढ़ाओगे, ठीक है, तो रेजिस्टेंस उतना ही ज्यादा मिलेगा। अगर एरिया बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कैसे, एक एग्जांपल से समझाओ सर। जैसे आपको ना सपोज कीजिए 1 किलोमीटर चलना है मेले में, ठीक है, 1 किलोमीटर पहले चलना था 500 मीटर, तो आप 500 मीटर क्या किए भाई, टकरा कर आप क्या किए, ठीक है ना, आप 500 मीटर तक पहुंच गए। लेकिन आपको अब मैं बोलूं आपसे कि 1 किलोमीटर चलना उस मेले में, तो आप 1 किलोमीटर टकरा कर जाओगे, मतलब लेंथ बढ़ाओगे तो आपका और भी रेजिस्टेंस कमेगा ना। पहले 500 मीटर था, इस बार 500 मीटर के बाद फ्री मिल जाता रोड, आप आराम से चल जाते। लेकिन अब ना लेंथ आपको मैं बढ़ा दिया, 500 मीटर और भीड़ में ही चलाया आपसे, मैं बोला कि 500 मीटर और भीड़ में चलो,
तो क्या और भी आपको 500 मीटर तक रुकावट मिलता ही रहेगा, और 500 मीटर पहले था, 500 मीटर अगेन आपको मिल गया, उसके बाद आप फ्री हो जाओगे। तो लंबाई बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। अच्छा, अब क्या सर, एरिया, मतलब पहले ये 10 फीट की सड़क थी, आप उसमें चल रहे थे, भीड़ भाड़ थी, अब मैं एरिया उसका बढ़ा दिया, मैं 20 फीट का सड़क कर दिया, तो रेजिस्टेंस क्या, लोग थोड़ा फैल जाएंगे, आराम से चलना चालू हो जाएगा। तो एरिया अगर किसी भी कंडक्टर में, ठीक है, आप लोगों से कम टकराओगे, तो अगर किसी भी कंडक्टर का अगर आप एरिया बढ़ाते हो तो रेजिस्टेंस क्या होता है, डिक्रीज करता है। अब किसी भी कंडक्टर का अगर आप लेंथ बढ़ाते हो, ठीक है, तो रेजिस्टेंस इंक्रीज करता है। कहीं कोई दिक्कत नहीं। कैसे, दोनों फंडामेंटल समझ में आ गया। तो ये दोनों एक्सप्रेशन को देखते हैं, दोनों काम किसका सर, रेजिस्टेंस ही जो है इसका प्रोपोर्शनल है, और रेजिस्टेंस ही है जो इसका प्रोपोर्शनल है। रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ ऑफ कंडक्टर, एंड रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, ठीक है, एरिया ऑफ द कंडक्टर। कहीं कोई प्रॉब्लम? अगर दोनों को मैं एक साथ में लिखूं तो सर क्या दिखेगा, सर कंबाइनिंग फ्रॉम ये, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, मैं से लिखता हूं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। जब फर्स्ट एंड सेकंड से मैं देखता हूं तो जो रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, देखिए एल, ये इनटू 1/a, तो मैं डायरेक्टली लिखूंगा एल बाई ए। अरे ये रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये कितना 1/a, तो 1 में अगर एल से मल्टीप्लाई एल ही देगा, तो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए। कहीं भी प्रॉब्लम नहीं। आप जानते हो इस प्रोपोर्शनल का साइन अगर हटता है, दुनिया में इक्वल टू आता है, तो ये जैसे ही इक्वल टू आएगा, प्रोपोर्शनल हटाओगे, इक्वल टू लाओगे, तो एक कांस्टेंट साथ इक्वल लेकर आता है। कहीं भी दिक्कत नहीं। तो ये जब प्रोपोर्शनल हटता है, इसके साथ जैसे ही मैं इक्वल लगाता हूं तो एक कांस्टेंट के साथ में लगाता हूं, और दैट कांस्टेंट इज नोन एज रो। ओके एवरीवन? ओके सर, दैट कांस्टेंट इज नोन एज रो। हाँ, इसका प्रोपोर्शनल हट रहा है, इक्वल टू में आ रहा है, तो एक कांस्टेंट लेकर आएगा, और दैट कांस्टेंट इज व्हाट सर, दैट कांस्टेंट इज नोन एज रो। ये क्या हो गया, R इक्वल टू रो एल बाई ए। क्या आ गया, R इक्वल टू रो एल बाई ए। रो का सिंबल देख रहे हैं ना, सिंबॉलिक, दिस इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ रो। इस रो का मतलब क्या सर, ठीक है ना, वो मैट्रिक्स, जो बच्चे ना 12th वाले जो मैथ्स के जो बच्चे होंगे वो ध्यान रखेंगे सर, वो ना मैट्रिक्स डिटरमिनेंट वाले रो मत सोच लेना, ठीक है ना। हॉरिजॉन्टल लाइन इज नोन एज रो एंड वर्टिकल लाइन इज कॉलम, वो मत सोचना। दिस इज द, यहाँ जो रो का मतलब होता है वो क्या होता है, रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल। ओके ओके सर, रो इज व्हाट सर, तो रो इज रेजिस्टिविटी। कहीं कोई दिक्कत नहीं सर। आइए, रो किसके बराबर हो जाएगा, मैं यहां से रो का वैल्यू निकालना चाहूं तो रो इक्वल टू व्हाट सर, तो रो इक्वल टू, समझेंगे, रो जो होगा R इंटू ए अपॉन एल। हाँ बढ़िया सर, मतलब रो इक्वल टू आर ए बाई एल। ये रो कौन है, ठीक है ना, तो रो सर जो है वो क्या है, रेजिस्टिविटी है। किसका सर, किसी भी मटेरियल का। तो रो इज नोन एज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल। तो मैं लिखता हूं रो इज व्हाट, याद देखिए समझिएगा, रो क्या है सर, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ओके, हाँ सर, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और दिख रहा है ना, रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल, रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल। हाँ, रो क्या है सर, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है या रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल। इस रो का नाम क्या है, ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल। ये क्या है सर, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल, प्लीज पहले नोट डाउन कर लें, देन वो भी मैं समझाता हूं। चलिए जल्दी से देख लीजिए, फटाफट देख लीजिए।
बस इसका मैं यूनिट लिखूंगा और देन डिफाइन करूंगा, बस पूरे क्या करेंगे इस 5 लेक्चर को वाइंड अप करेंगे। ओके चलिए जल्दी से देख लेंगे। चलिए यहां तक आ गया ना, कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो हम क्या बात कर रहे हैं आपके सामने कि अगर किसी भी कंडक्टर का लेंथ को आप इंक्रीज करते हो तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, इंक्रीज होगा। और क्या करते हो, ठीक है ध्यान सुनिएगा, एरिया को इंक्रीज करोगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा, डिक्रीज होगा। इसी चीज को बस एक लाइन में आप फटाफट लिख लो, इफ लेंथ ऑफ द कंडक्टर इज इंक्रीजेस, इफ लेंथ ऑफ कंडक्टर is increases, if length of conductor is increases, then resistance of the conductor, resistance of the conductor is also increases, and if area of the conductor is increases, then resistance of the conductor decreases, resistance of the conductor decreases। लिख लीजिए फटाफट, क्या लिखे सर, ध्यान सुनिएगा, इफ लेंथ ऑफ द कंडक्टर इज इंक्रीजेस देन रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज आल्सो इंक्रीजेस, and if area of the conductor is increases then resistance of the conductor decreases। कहीं कोई दिक्कत नहीं सर, इसलिए सर रो इक्वल टू व्हाट सर, रो इक्वल टू आर बाई आर इंटू ए बाई एल। कहीं कोई दिक्कत नहीं ना, अरे सर कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए तो प्लीज जल्दी से इसको नोट डाउन कर लें और मैं फटाक से इसका यूनिट लिखूंगा और देन आगे बढ़ेगा बस, ठीक है ना, जल्दी से कॉपी कर लें। अब मैं आपके सामने बताऊं, जैसे आपने सीखा कि सर रो जो होता है आर ए बाई एल के बराबर होता है, बढ़िया। अब ध्यान सुनिएगा, ये जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है किसी दिन रेजिस्टेंस बन जाता है, कब बन जाएगा, किसी भी कंडक्टर का अगर एरिया 1 मीटर हो जाए, 1 मीटर स्क्वायर हो जाए और लेंथ 1 मीटर हो जाए, उस दिन जो रो है ना वो रेजिस्टेंस के स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो है ना वो रेजिस्टेंस बन जाता है। व्हेन एरिया इज 1 मीटर स्क्वायर एंड लेंथ इज आल्सो 1 मीटर देन स्पेसिफिक रेजिस्टेंस विल बी इक्वल टू, ठीक है ना, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कभी भी ये ध्यान रखिएगा कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होगा वो रेजिस्टेंस के बराबर होगा। कब बराबर होगा, जब रेजिस्टेंस का ये किसी भी कंडक्टर का लेंथ 1 मीटर कर दो और जो एरिया है 1 मीटर स्क्वायर कर दो, उस दिन स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो है वो कंडक्टर के रेजिस्टेंस के बराबर हो जाएगा, तो रो इक्वल टू आर। ओके, चलिए अगला जो लास्ट है वो क्या है, यूनिट ऑफ रो और यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी या यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। इसका यूनिट देख लेते हैं, किसका सर, यूनिट ऑफ रो। और रो का मतलब जानते हो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल। इसका यूनिट, हाँ इसका यूनिट देखिए, रो तो यही होता है ना सर, आर ए बाई एल। अच्छा तो देखिए समझेंगे, आर का मेजरमेंट किसमें करते हैं, आर का मेजरमेंट ओम में करते हैं, रेजिस्टेंस का मेजरमेंट किसमें करते हैं, ओम में करते हैं, एरिया मीटर स्क्वायर। तो यहां देखिएगा आर का मेजरमेंट ओम में, एरिया को मीटर स्क्वायर में और लेंथ को मीटर में। 1 मीटर से ये स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो जो रो है ना वो क्या आ गया सर, रो इक्वल टू ओम मीटर। तो यूनिट ऑफ रो इज व्हाट सर, यूनिट ऑफ रो इज ओम मीटर। कोई दिक्कत नहीं। ये आपका लास्ट था किसका सर, रेजिस्टिविटी का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, ओम मीटर होता है।
तो प्लीज सारे बच्चे नोट कर लें, कहीं भी दिक्कत नहीं। तो आज का जो लेक्चर है मैं यहीं पे वाइंड अप करता हूं। किससे सर? यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। मैं आपको बता दिया कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। ओके एवरीवन? ओके, तो प्लीज आप इसे नोट डाउन कर लें। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।